गुजरात के भरूच से एक ऐसी खबर आई है जो पहली नजर में शायद सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई लगे, लेकिन जब आप इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं ना, तो एक पूरी कहानी सामने आती है। अच्छा। कहानी एक अकेले आदमी के सालों के संघर्ष की, एक साहसी ऑफिसर के फैसले की और एक ऐसे सिस्टम की जो शायद आंखें मूंदे हुए था। हमारे हाथ में डॉक्टर भावेन कुमार शांतिलाल वसावा का लिखा एक लेख है और इसी ने इस पूरे मामले को सबके सामने रखा है। जी। आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भरूच के आदिवासी इलाकों में चल रही इन खदानों का ये मामला इतना बड़ा क्यों है, और ये हमें अपने सिस्टम के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि जब सिस्टम में इतनी बड़ी बड़ी खामियां हों तो क्या एक आम नागरिक की आवाज सच में कोई फर्क डाल सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल। और जब एक कलेक्टर हिम्मत दिखाकर कार्रवाई करता भी है तो क्या लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है? ये असल में वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ खदानों की लीज रद्द करने का मामला नहीं है, इसके पीछे राजनीति, अधिकारों और शोषण से जुड़े बहुत गहरे सवाल हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या है? 20 नवंबर 2025 भरूच में एक जिला स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। ये एक तरह का जन सुनवाई मंच होता है ना? हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जिला कलेक्टर श्री गौरांग मकवाने ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले की कई खदानों की लीज रद्द करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकारी सिस्टम में अक्सर चीजें सालों तक अटकी रहती हैं, लेकिन यहाँ एक कलेक्टर ने सीधे तौर पर एक नागरिक की शिकायतों, डॉक्टर भावेन कुमार वसावा की शिकायतों पर संज्ञान लिया और उस पर कदम उठाया। हाँ, और वो प्रस्ताव अब गांधीनगर में कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के पास है। ये दिखाता है कि अगर कोई अधिकारी चाहे तो वो जनता की आवाज को अनसुना नहीं कर सकता। सही बात है, ठोस कार्रवाई भी की। बिल्कुल, एक अफसर का सही समय पर लिया गया फैसला कितना जरूरी होता है, ये इसका एक साफ उदाहरण है। जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन खदानों में ऐसा क्या हो रहा था कि उनकी लीज रद्द करने की नौबत आ गई। हाँ, गड़बड़ क्या थी? लेख में झगड़िया तालुका की कुछ खदानों का जिक्र है और उनकी डिटेल्स वो सच में चौंकाने वाली हैं। जैसे पड़ाल गांव की एक 48 हेक्टेयर की खदान को ही ले लीजिए। ठीक है। ये गौचर यानी जानवरों के चरने की सरकारी जमीन पर है। ओहो। और सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऐसी जमीन पर माइनिंग लीज रिन्यू नहीं हो सकती। ये तो सीधे सीधे गैर कानूनी हुआ। यही नहीं, ये एक आदिवासी यानी अनुसूचित क्षेत्र है जहां किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की सहमति लेना कानूनन जरूरी है। और वो इन्होंने नहीं ली होगी। बिल्कुल नहीं ली। और यहाँ इन दो बातों का समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ बताइए। गौचर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उस गांव के आदिवासी समुदाय की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है। उनके मवेशी वहीं चरते हैं, उनकी आजीविका उससे जुड़ी है। उस जमीन को खनन के लिए देना सीधे सीधे उनके पेट पर लात मारने जैसा है। सही बात है। और ग्राम सभा की सहमति कोई महज कागजी कार्रवाई नहीं है, ये पेसा कानून के तहत आदिवासियों को दिया गया एक संवैधानिक अधिकार है कि उनकी जमीन और संसाधनों पर कोई भी फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा। इन दोनों नियमों को तोड़ना एक बहुत संगीन अपराध है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है भीमपुर गांव की एक दूसरी खदान के बारे में। अच्छा, वहाँ क्या था? 181 हेक्टेयर की विशाल खदान। इस पर सरकार का, आप सुनिए, 2 करोड़ 26 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है। अरे बाप रे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि लेख के मुताबिक ये खदान पिछले 8 साल से बंद पड़ी है। क्या? 8 साल से बंद? हाँ, अगर खदान बंद है, उस पे करोड़ों का बकाया है, तो उसकी लीज अब तक चल कैसे रही थी? उसे रद्द क्यों नहीं किया गया? यही वो सवाल है जो पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 साल तक किसी को पता ही न चले, या शायद पता था और जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था। ये किसी एक अधिकारी की भूल नहीं लगती, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। कैसा पैटर्न? नियमों की अनदेखी करो, सरकारी बकाया वसूल मत करो, कानूनी जरूरतों को ताक पर रख दो और सब चलता रहेगा। ये कोई 1-2 गलतियां नहीं है, ऐसा लगता है कि ये काम करने का एक स्थापित तरीका बन गया है। तो ये कोई एक अकेली खदान का मामला नहीं है, लेख में एक पैटर्न साफ दिखता है। जी। चाहे पड़ाल गांव की खदान हो या भीमपुर की, कहानी एक ही है। करोड़ों का सरकारी बकाया, पर्यावरण सर्टिफिकेट गायब, और सबसे बड़ी बात, आदिवासी समुदाय की ग्राम सभा से कोई सहमति नहीं। और वो 8 साल से बंद पड़ी खदान भी ना। ये तो ऐसा है जैसे कोई बिना टिकट के 8 साल तक ट्रेन में सफर कर रहा हो और कोई टीटी उसे पूछ ही ना रहा हो। बिल्कुल सही मिसाल है। और ये पैटर्न सिर्फ भरूच तक सीमित नहीं है,
अगर हम देश भर में आदिवासी क्षेत्रों में खनन के मामलों को देखें तो ये स्थापित तरीका बार बार सामने आता है। मतलब? ये एक तरह का जानबूझकर बनाया गया अंधापन है, जहां सिस्टम को शायद इस तरह डिजाइन किया गया है कि छोटी मोटी अनियमितताओं को तब तक नजरअंदाज किया जाए जब तक कोई डॉक्टर वसावा जैसा व्यक्ति इसे एक बड़े मुद्दे में न बदल दे। लेख में भीमपुर की भुंडामा खाड़ी नदी में 2 और खदानों का भी जिक्र है जिनकी पर्यावरण मंजूरी SEIA और SEAC ने रद्द कर दी है। ये कौन सी संस्थाएं हैं? देखिए, SEIA यानी स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और SEAC यानी स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। अच्छा, ये राज्य स्तर की वो समितियां हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन करती हैं और फिर मंजूरी देती हैं या खारिज करती हैं। बिल्कुल, इनका किसी खदान की मंजूरी रद्द करना एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन इतना गंभीर था कि इन उच्च स्तरीय समितियों को दखल देना पड़ा। तो अब दबाव सिर्फ जिला स्तर से नहीं बल्कि ऊपर से भी बन रहा था। हाँ, एक तरह से। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये पूरा मामला रातों रात सामने नहीं आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक लंबी कहानी होगी। कहानी है, और वो कहानी ही इस मामले की असली जान है। ये एक व्यक्ति के अकेले संघर्ष की कहानी है। लेख बताता है कि डॉक्टर भाविन कुमार वसावा 2015-16 से यानी लगभग 10 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 10 साल से? हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर 300 से ज्यादा बार शिकायतें दर्ज की। 300 बार? जिला स्वागत कार्यक्रम में 16 से ज्यादा बार अपनी बात रखी और अलग अलग विभागों में तो हजारों लिखित आवेदन दिए। ये किसी के धैर्य और हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल है। बिल्कुल, और ये सिस्टम की नाकामी की भी मिसाल है। सोचिए, एक नागरिक को एक ही जायज मुद्दे के लिए 300 से ज्यादा बार दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये दिखाता है कि व्यवस्था के अंदर से बदलाव लाना कितना मुश्किल है। डॉक्टर वसावा की हिम्मत को सलाम करना ही होगा। उन्होंने हार नहीं मानी। सही बात है। जब एक व्यक्ति लगातार सबूतों के साथ अलग अलग मंचों पर अपनी बात रखता है तो भले ही सालों लग जाएं, लेकिन कभी ना कभी कोई तो सुनता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये भी मुमकिन है कि शुरुआती शिकायतों में शायद पर्याप्त सबूत ना हो? अक्सर सिस्टम को हरकत में लाने के लिए एक बहुत मजबूत केस बनाना पड़ता है। नहीं, 300 शिकायतें बहुत ज्यादा लगती हैं। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन लेख में जिन मुद्दों का जिक्र है वे बहुत साफ हैं। करोड़ों का बकाया, गोचर भूमि पर खनन, ग्राम सभा की सहमति का ना होना। अच्छा, ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके लिए सालों लंबी जांच की जरूरत हो। ये तो सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज तथ्य हैं। अगर सरकार का 2 करोड़ बकाया है तो वो तो खाते में दिख रहा होगा। अगर जमीन गौचर है तो वो लैंड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। ये सबूतों की कमी का मामला कम और इच्छा शक्ति की कमी का मामला ज्यादा लगता है। मतलब सिस्टम बस जागना ही नहीं चाहता था शायद। तो अब कलेक्टर साहब ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रस्ताव आगे भेज दिया, लेकिन लेख के मुताबिक असली परीक्षा तो अब शुरू होनी है। हाँ, गेंद अब कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डॉक्टर धवल पटेल के पाले में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये खदानें सच में रद्द होंगी या फिर मामला गांधीनगर की फाइलों में कहीं गुम हो जाएगा। और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। बिल्कुल। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अक्सर फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक का लंबा और थका देने वाला सफर तय करती हैं। जिला स्तर पर एक साहसी फैसला ले लिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि राज्य स्तर की ब्यूरोक्रेसी कितनी तेजी और पारदर्शिता से इस पर काम करती है। लेख एक बहुत तीखा सवाल उठाता है। जब करोड़ों का बकाया है, ग्राम सभा की सहमति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर इंतजार किस बात का है? सही बात है। इनमें से कोई भी एक कारण लीज रद्द करने के लिए काफी है। लेख एक और बहुत गंभीर मुद्दे पर उंगली उठाता है, राजनीतिक चुप्पी। अच्छा, सत्ता पक्ष हमेशा विकास के बड़े बड़े दावे करता है और विपक्ष हर छोटे बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जी। लेकिन लेख पूछता है कि सालों से आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे इस खुले शोषण पर दोनों पक्ष चुप क्यों रहे? क्या किसी ने विधानसभा में सवाल उठाया? किसी ने आंदोलन किया? जवाब है नहीं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है और अक्सर ऐसे मामलों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। सही। जब तक राजनीतिक स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई अधूरी रह सकती है। ये चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि शायद कुछ शक्तिशाली हित वो राजनीतिक दलों से भी ऊपर उठकर काम करते हैं, जिनके सामने सब चुप हो जाते हैं। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ भरूच का नहीं है। ये पूरे देश में प्राकृतिक संसाधनों,
कॉर्पोरेट हितों, राजनीतिक चुप्पी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच चल रहे संघर्ष की छोटी लेकिन बहुत साफ तस्वीर पेश करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। हाँ, एक नागरिक की 10 साल की अथक लड़ाई, एक जिम्मेदार अधिकारी का हिम्मत भरा कदम और अब पूरे सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती। ये कहानी हमें उम्मीद तो देती है कि लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज में ताकत है, लेकिन ये भी याद दिलाती है कि न्याय पाने की लड़ाई अक्सर बहुत अकेली, लंबी और मुश्किल होती है। बिल्कुल। कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजकर अपना काम कर दिया है, लेकिन अब गेंद वापस जनता के पाले में है। मतलब डॉक्टर वसावा और स्थानीय समुदाय को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रह जाएं। उन्हें इस मामले पर लगातार नजर रखनी होगी, जानकारी मांगनी होगी और दबाव बनाए रखना होगा। जैसा कि लेख के अंत में भी कहा गया है, संघर्ष अभी जारी रहेगा। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, जी, जब किसी मामले में सालों तक कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है, करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है और पूरा का पूरा सिस्टम चुप रहता है, तो क्या इसे सिर्फ कुछ अधिकारियों की लापरवाही कहकर खारिज कर देना चाहिए? बहुत गहरा सवाल है। या ये एक ऐसे सिस्टम की निशानी है जो जानबूझकर कुछ शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है? और उस सिस्टम की गहरी चुप्पी को तोड़ने के लिए एक अकेली आवाज को आखिर कब तक और कितना लड़ना पड़ता है?